गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम एक बिल्कुल ही नए टॉपिक पे जाएंगे। ठीक है, टॉपिक है इनकम फ्रॉम सैलरीज। ठीक है, कि सैलरी की जो कैटेगरी है उसमें कौन कौन सी इनकम्स आती हैं। ठीक है, तो अभी तक जो हमने डिस्कशन करा है या अभी तक हमारी जो वीडियोस का जो डिस्कशन का जो एक मेन कोर जो था वो ये था कि कौन कौन सी चीज़ें इनकम है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं है। ठीक है, किस किस चीज़ को इनकम की कैटेगरी में इंक्लूड करा जाएगा, किसको नहीं करा जाएगा। ठीक है, इसका एक बेसिक आइडिया आपको मिल चुका होगा पिछले जो भी मेरे वीडियो लेक्चर्स थे। आपको एक बेसिक जिसे कह सकते हो पता चल गया होगा कि किस चीज़ को इनकम कहा जाएगा, किस चीज़ को इनकम नहीं कहा जाएगा, या कौन सी चीज़ एज एन इनकम टैक्सेबल होगी, कौन सी इनकम टैक्सेबल नहीं है। ठीक है, तो इसका एक फेयर आइडिया हमें मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे कि हम सारी कैटेगरीज़ को देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी कैटेगरीज़ हैं और कौन कौन सी ऐसी इनकम है जो उन कैटेगरीज़ में आती हैं। तो सबसे पहले हम सैलरी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सैलरी जो है सबसे वाइडली यूज्ड कैटेगरी होती है इनकम की। ठीक है, तो सैलरी की कैटेगरी में कौन कौन सी इनकम्स आएंगी, सैलरी की कैटेगरी में कौन कौन सी इनकम्स को इंक्लूड करा जाएगा। ठीक है, इसका एक बेसिक लीगल कंसेप्ट क्या है, तो उसको आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है इनकम फ्रॉम सैलरीज़। तो जो सैलरी वाली जो कैटेगरी है उसमें कौन कौन सी इनकम्स इंक्लूड होंगी। ठीक है, तो वो कौन कौन सी ऐसी इनकम है जो आप सैलरी की कैटेगरी में डाल सकते हो कि सैलरी की कैटेगरी में कौन कौन सी इनकम्स आएंगी। तो 15, 16 और 17 ये तीन सेक्शन जो हैं वो इनकम फ्रॉम सैलरीज़ वाले हेड पर ही फोकस करते हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ और सेक्शंस भी है जिनको हमें ध्यान में लेके चलना पड़ेगा, जैसे 7, 9, 10, 80C और 89। ठीक है, ये आपके कोर्स में उतना है नहीं डिटेल में, लेकिन मैं एक नट शेल में बता देता हूँ कि 7, 9, 10, 80C और 89 ये किस बारे में बात करते हैं। तो सेक्शन 7 बात करता है इनकम डीम टू बी रिसीव। ठीक है, और सेक्शन 9 बात करता है इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। ठीक है, अब डीम टू रिसीव या एक्रू या अराइज का क्या मतलब है, इसको हम आगे इसी वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, सेक्शन 10 में बात करी गई है इनकम्स नॉट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम, जिसको हम पहले की वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। 80C में कुछ डिडक्शंस के बारे में बताया गया कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर डिडक्शंस हैं, कुछ ऐसे पर्टिकुलर एक्सपेंसेस हैं जिनका आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अपनी इनकम में से। ठीक है, और उसके बाद आता है सेक्शन 89। सेक्शन 89 में बात करी गई है एडवांस सैलरी पे टैक्स रिलीफ के बारे में। ठीक है, तो ये आपके में है नहीं, सिर्फ आपको इतना जानना ज़रूरी है कि एडवांस सैलरी के ऊपर कुछ कंडीशन में जो टैक्स रिलीफ मिलता है वो सेक्शन 89 में। ठीक है, तो 7, 9, 10 और 80C ये इंपॉर्टेंट है, 89 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। ठीक है, 80C जब हम डिडक्शन और एग्जाम्शन वाला जब हम उस यूनिट पे जब जाएंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेक्शन 10 ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है कौन कौन सी ऐसी इनकम है जिनको एग्जेम्प्ट करा गया है, जिनके ऊपर टैक्स अप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो अब सैलरी की कैटेगरी में और क्या आता है। ठीक है, अब सैलरी के डेफिनेशन में कौन सी चीज़ें आएंगी कि एक सैलरी का एक लीगल मतलब क्या है, कि सैलरी किसे मानोगे। ठीक है, तो सैलरी की कैटेगरी में कौन कौन सी इनकम आएंगी। तो सबसे पहली जो चीज़ अगर आपको ये देखनी है कि कोई पर्टिकुलर इनकम किसी पर्सन को हो रही है वो टेक्निकली सैलरी है या नहीं है, उसके लिए सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जो पेयर और पेई। ठीक है, पेयर यानी कि वो पर्सन जो पेमेंट कर रहा है, द पर्सन हु इज़ मेकिंग द पेमेंट इज़ कॉल्ड पेयर, एंड पेई मीन्स द पर्सन हु इज़ रिसीविंग द पेमेंट। ठीक है, तो अगर आपको ये देखना है कि कोई पर्टिकुलर इनकम वो सैलरी है या नहीं है, तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि जो पेयर और पेई के बीच की क्या रिलेशनशिप है, कि जो पेमेंट करने वाला पर्सन पेयर और जो पेमेंट रिसीव करने वाला पर्सन पेई, इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप कैसी है। रिलेशनशिप का मतलब है लीगल रिलेशनशिप, कि लॉफुली क्या रिलेशनशिप है। तो अगर पेयर और पेई की जो रिलेशनशिप है, लीगल रिलेशनशिप, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि एक लॉ की एक डेफिनेशन में या लॉ के अकॉर्डिंग दोनों के बीच की रिलेशनशिप क्या है। ठीक है,
तो लीगल रिलेशनशिप अगर पेयर और पेई की अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय वाली है, ठीक है, कि जो पेयर है यानी कि जो भुगतान कर रहा है, जो पेमेंट कर रहा है, एंड पेई जो भी पैसा जिसको मिल रहा है, जो पैसा रिसीव कर रहा है, इन दोनों के बीच अगर एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय वाली रिलेशनशिप है, यानी कि पेयर जो है यानी कि जो पर्सन हु इज़ मेकिंग द पेमेंट इज़ एम्प्लॉयर, ठीक है। एम्प्लॉयर यानी कि जो भी किसी से काम करवा रहा है कुछ वेजेस के बदले में या कुछ कंपनसेशन के बदले में, ठीक है, तो उसको एम्प्लॉयर कहते हैं। एम्प्लॉय जो कि काम कर रहा है उस पेमेंट या उस कंपनसेशन के लिए, ठीक है। अगर पेयर और पेई के बीच अगर एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉई वाली रिलेशनशिप है, ठीक है, अगर ये इस्टेब्लिश हो जाता है कि अगर एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉई या एक सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हो एक मास्टर सर्वेंट वाली एक रिलेशनशिप है पेयर और पेई दोनों के बीच में, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मान लिया जाएगा कि ये एक सैलरी की इनकम है, ठीक है। जो भी पेई यानी कि जो भी पर्सन जो पेमेंट रिसीव कर रहा है वो माना जाएगा कि वो उसकी सैलरी है, उसकी तनख्वाह है, ठीक है। तो सैलरी जो वो रिसीव कर रहा है वो इसीलिए रिसीव कर रहा है क्योंकि वो अपने उस एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहा है इन कंसिड्रेशन ऑफ दैट सैलरी, ठीक है। तो सैलरी के लिए बिकॉज ही इज़ वर्किंग, तो उसी की वजह से आप कह सकते हो कि जो भी पेमेंट है उसे मिल रहा है वो उसकी सैलरी है, उसकी तनख्वाह है, ठीक है। तो अगर किसी भी इनकम को अगर आप इससे कनेक्ट कर सकते हो कि जो भी इनकम पाने वाला व्यक्ति जो है, जिस भी व्यक्ति से वो इनकम पा रहा है वो उसका अगर एम्प्लॉयर है, ठीक है। अगर मैं किसी पर्सन को कोई भी पेमेंट अगर करता हूँ, ठीक है, सपोज़ करो मैं किसी की शॉप में गया, वहाँ से कुछ 100 रुपये का सामान ख़रीदा, उसको 100 रुपये दिया, ठीक है, मैं पेयर हूँ, ठीक है, मैं पेमेंट कर रहा हूँ और जो शॉपकीपर है वो पेई है। बट जो पेई है, ठीक है, और मेरे बीच यानी कि मैं यानी कि पेयर, तो पेयर और पेई के बीच यहाँ पे कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉई वाली रिलेशनशिप नहीं है, ना मैंने उसको काम पे रखा है, ठीक है, और ना ही वो मेरे लिए काम कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉई या एक सिंपल लैंग्वेज में जिसे कह सकते हो एक मास्टर सर्वेंट वाली अगर रिलेशनशिप होती है, ठीक है। दूसरी चीज़, सैलरी एंड वेजेस कंसेप्चुअली नॉट डिफरेंट, ठीक है। एक्चुअली में रियल लाइफ में या एक प्रैक्टिकली जो है सैलरी और वेजेस में काफ़ी डिफरेंस होता है, ठीक है। तो सैलरी में और वेजेस में जो भी डिफरेंस होते हैं वो इनकम टैक्स लॉ में अप्लाई नहीं होते, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट जो है वो सैलरी को और वेजेस को एक ही मान के चलता है, ठीक है। अब ये सबको पता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में सैलरी और वेजेस दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन यहाँ पे उसको एक ही चीज़ मानी गई है, वन एंड द सेम, ठीक है। तो सैलरी और वेजेस दोनों एक ही चीज़ मानी जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। सैलरी फॉर फ्रॉम मोर देन वन सोर्स, ठीक है, कि इफ़ एन इंडिविजुअल रिसीव्ड सैलरी फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉयर ड्यूरिंग द सेम प्रीवियस ईयर, ठीक है, कि अगर कोई पर्सन अगर एक से ज़्यादा उसका एम्प्लॉयर है, ठीक है, और एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर से अगर वो सैलरी रिसीव कर रहा है, ठीक है। सपोज़ करो कि पिछले साल कोई पर्सन है, कोई पर्सन एक्स, उसने सबसे पहले किसी ABC लिमिटेड कंपनी में काम करा, वहाँ पे उसने 6 महीने काम करा, उसने छोड़ दिया। फिर यही पर्सन एक्स जो है आगे जाके किसी PQR लिमिटेड करके कंपनी में काम करता है रेस्ट 6 मंथ्स के लिए, ठीक है। बाकी के साल के 6 महीने प्रीवियस ईयर के 6 मंथ्स उसने PQR लिमिटेड में काम करा उसने, ठीक है। तो अगर एक से ज़्यादा सोर्सेज भी हैं सैलरी के, ठीक है, कि पहले उसका सोर्स जो था वो ABC लिमिटेड था, फिर बाद में बदल के वो PQR लिमिटेड हो गया, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसको सैलरी के कैटेगरी में ही उसको काउंट करा जाएगा, उसको एज अ सैलरी ही ट्रीट करा जाएगा। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर सैलरी उसे एक सोर्स से मिल रही है या फिर उसके मल्टीपल सोर्सेज हैं, कि अगर साल भर में अगर उसने 3-4 जगहों पे जॉब बदली है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो जो भी अर्न कर रहा है उसको आप सैलरी की कैटेगरी में ही उसको इंक्लूड करेंगे, ठीक है। सैलरी फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयर, प्रेजेंट एम्प्लॉयर एंड प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर, ये भी उसी से ही रिलेटेड है, ठीक है। फॉर्मर एम्प्लॉयर मतलब जो भी जिसके जिससे आप जिसके साथ आप पहले काम कर रहे थे या जिसके अंडर आप पहले काम कर रहे थे, जो आपका पास्ट में जो आपका एम्प्लॉयर था। प्रेजेंट यानी कि जो प्रेजेंट में एम्प्लॉयर है, और प्रोस्पेक्टिव यानी कि जो फ्यूचर में आपको एम्प्लॉयमेंट देगा, ठीक है।
तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये भी उस ऊपर वाले पॉइंट से ही रिलेटेड है। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस ईयर में कोई भी सैलरी कमाई किसी भी पर्टिकुलर कंपनी में और बाद में आपने वहाँ से छोड़ दिया, तो वहाँ से आपको अपनी प्रीवियस कंपनी से जो भी हासिल हुआ है, जो भी आपने गेन करा है एज अ सैलरी, वो टैक्सेबल हो जाएगी अंडर द कैटेगरी ऑफ सैलरीज। ठीक है, तो उसी सैलरी वाली कैटेगरी में ही वो इनकम इंक्लूड होगी। ठीक है, जो भी पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर एम्प्लॉयर कोई भी हो सकता है, वो उससे जो भी पैसा आप रिसीव कर रहे हो, जो भी जिसे कह सकते हो इनकम आप रिसीव कर रहे हो उस पर्सन से, वो सैलरी की कैटेगरी में ही उसको इंक्लूड करा जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फॉरगोइंग ऑफ सैलरी। ठीक है, अब फॉरगोइंग का मतलब होता है आप अगर अपना कोई राइट, अपना कोई अधिकार अगर आप वॉलंटरीली उसको छोड़ देते हो, ठीक है, कि आप उसको अपनी फ्री विल से अगर छोड़ देते हो, तो उसको फॉरगोइंग कहा जाता है। ठीक है, अगर किसी चीज़ को फॉरगो करना मतलब कि आपने कोई चीज़ अपने फ्री विल से छोड़ दिया उसे। ठीक है, तो अब सेक्शन 15 क्या कहता है कि अगर आपकी सैलरी ड्यू हो चुकी है और भले ही आपने उसे रिसीव नहीं करा, तब भी वो टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, ड्यू होनी ज़रूरी है। ड्यू का मतलब ये है कि उसके पेमेंट की तारीख आ चुकी है। ठीक है, इफ़ समथिंग बिकम्स ड्यू यानी कि अब आपको उसका पेमेंट करना है, अब आपकी एक लाइबिलिटी बन चुकी है उसे पे करना। ठीक है, कहते हैं ना कि अब ड्यू डेट से पहले आपको पेमेंट करना है। ड्यू डेट यानी कि उसके पेमेंट करने की डेट, कि उस डेट तक आपकी पेमेंट करने की लाइबिलिटी बन चुकी है। ठीक है, कहते हैं ना कोई चीज़ ड्यू हो गई, ड्यू मतलब कि उस चीज़ को पे करने की या उस पर्टिकुलर पेमेंट को करने की अब आपकी लायबिलिटी हो गई है। ठीक है, तो अब सैलरी कब ड्यू होती है? बेसिकली सैलरी यूजुअली मंथ के स्टार्टिंग में ड्यू हो जाती है। ठीक है, यूजुअली क्या होता है, सैलरी जो है मंथ के स्टार्टिंग में ड्यू हो जाती है और बाद में उसी मंथ के किसी लेटर ऑन, किसी लेटर डेट पे आपको उसका पेमेंट मिलता है। ठीक है, तो सैलरी जैसी ही ड्यू हो जाएगी, ड्यू हो जाएगी मतलब जब उसके पेमेंट का टाइम जब आ जाएगा, जब फाइनली जब उस एम्प्लॉयर की जब लीगली उसकी ज़िम्मेदारी बन जाएगी कि वो उसका पेमेंट करे। ठीक है, तो फॉरगोइंग का मतलब क्या है कि ठीक है, एम्प्लॉयर जो है, जो भी पर्सन जो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, वो सैलरी पे करने के लिए जो है उसकी लायबिलिटी बन चुकी है। ही हैज़ नाउ लीगली लायबल, लीगली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है। लेकिन आपने वो सैलरी लेने से, आप एक अगर एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉय ने सैलरी लेने से मना कर दिया। ठीक है, वो अगर अपनी सैलरी की जो राइट है, सैलरी का जो उसका अधिकार है, उसको फोरगो कर रहा है, यानी कि उसको छोड़ रहा है अपनी फ्री विल से। ठीक है, तो अगर वो फोरगो भी करता है, ठीक है, अगर वो अपनी सैलरी का जो राइट है उसे छोड़ता भी है, तब भी इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब भी उसको टैक्स उसके ऊपर देना ही पड़ेगा, क्योंकि सैलरी तो एक बार ड्यू हो ही चुकी है। सैलरी तो उसकी ऑलरेडी जो है वो ड्यू हो गई है, तो उसको उसके ऊपर वैसे भी टैक्स पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, सैलरी एक बार ड्यू हो गई, ठीक है, जब उसको पेमेंट करने की फाइनली जब तारीख आ गई और अब आप जो है अगर आप एक एम्प्लॉयर हो, ठीक है, तो अब आप रिस्पॉन्सिबल हो लीगली उस सैलरी का पेमेंट करने के लिए, कि उस तारीख के बाद आप, अब आपकी लायबिलिटी है पे करने की। ठीक है, तो अगर मान लीजिए वो ड्यू डेट आ चुकी है, अब एम्प्लॉयर जो है आपका, अगर आप सपोज़ करो आप एम्प्लॉय हो, ठीक है, आपका एम्प्लॉयर, अब उसके ऊपर एक लीगल एक बाउंडेशन है आपको सैलरी पे करने का। लेकिन आप अगर कहते हो कि नहीं मेरे को सैलरी नहीं चाहिए, ठीक है, आपने अगर खुद अगर अपनी इच्छा से भी अपना एक अधिकार छोड़ भी देते हो आप, ठीक है, तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सैलरी तो ड्यू हो चुकी है, तो टैक्स आपके ऊपर ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाएगा। क्योंकि इनकम टैक्स जो होता है सैलरी के केसेस में, जैसी ही सैलरी आपकी ड्यू होती है वो आपकी टैक्सेबल इनकम में आ जाती है। ठीक है, तो अगर मान लो कि मेरे को अगर मेरी कोई सैलरी है, ठीक है, मैं अगर कहीं पे एज एन एम्प्लॉई काम करता हूँ किसी कंपनी में, ठीक है, सैलरी ड्यू हो चुकी है लेकिन मुझे उसका पेमेंट नहीं मिला। ठीक है, अब मान लो मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ, वहाँ पे हर जगह पे यूजुअली पहली तारीख पे सैलरी ड्यू हो जाती है। ठीक है, मैक्सिमम जो कंपनीज़ होती हैं वहाँ पे पहली तारीख जब आती है तो सैलरी ड्यू हो जाती है, उसका पेमेंट जो है वो लेटर डेट में मिलता है आपको। ठीक है, तो अगर सपोज़ करो कि अगर
ऐसा मान के चलो कि 1 जून में, ठीक है, 1 जून में सैलरी मेरी ड्यू हो गई, ठीक है, हर महीने के पहली तारीख में सैलरी ड्यू हो जा रही है, यानी कि हर महीने की पहली तारीख के बाद अब एम्प्लॉयर की एक लीगल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे पे करने की, ठीक है। अब उस एम्प्लॉयर के लिए तो ड्यू हो चुकी है सैलरी, लेकिन मैंने अगर रिसीव नहीं करी, ठीक है, उसने सपोज़ करो अगर मुझे जून की सैलरी मान लो अगस्त में दी, जुलाई की और जून की सैलरी मिला के एक साथ, ठीक है, तब भी मेरे को उसके ऊपर टैक्स देना ही पड़ेगा। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने वो इनकम रिसीव करी या नहीं करी, वो ड्यू बेसिस पे टैक्स अप्लाई होता है जहाँ तक सैलरी की बात है, ठीक है। अब ये चीज़ नेक्स्ट पॉइंट जो है सैलरी पेड टैक्स फ्री, इसका क्या मतलब है कि अगर एम्प्लॉयर आपका टैक्स आपकी सैलरी के ऊपर दे रहा है, ठीक है, ये टीडीएस से अलग है, ठीक है, मैंने टीडीएस बताया था, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, ठीक है। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं, आपकी सपोज़ करो 50,000 की इनकम है और आपको 45,000 मिल रहे हैं, ठीक है, 5,000 एम्प्लॉयर जो है आपका वो टैक्स काट ले रहा है आपकी सैलरी में से, वो टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट कर ले रहा है, ठीक है। तो जो भी टैक्स उसने ऑलरेडी डिडक्ट कर लिया है आपकी सैलरी में से, ठीक है, उसको टीडीएस कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि एम्प्लॉयर ने क्या करा, उसने आपकी सैलरी पे जितना टैक्स बनता है उसने अपनी पॉकेट में से पे कर दिया, ठीक है। अब आपकी सपोज़ करो वही चीज़ 50,000 सैलरी है, 5,000 रुपीज़ टैक्स बनता है, ठीक है, लेकिन एम्प्लॉयर ने क्या करा, आपके एम्प्लॉयर ने 5,000 रुपीज़ आपकी सैलरी में से डिडक्ट करने के बजाय उसने अपनी पॉकेट से पे कर दिया, ठीक है। आपकी जो भी टैक्स लायबिलिटी थी वो आपके एम्प्लॉयर ने एज्यूम कर ली, वो आपके एम्प्लॉयर ने जो है उसको अपनी फ्री विल से उसको एक्सेप्ट करते हुए 5,000 आपका जो टैक्स बनता है वो दे दिया, और आपकी सैलरी में से 1 रुपया भी उसने नहीं काटा। तो जो 5,000 रुपीज़ जो उस पर्सन ने, ठीक है, उस एम्प्लॉयर ने जो अपनी पॉकेट से पे करा है आपके लिए, वो भी आपकी इनकम में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। अगर 50,000 की इनकम है, 5,000 टैक्स बनता है, ठीक है, 5,000 टैक्स वैसे तो जो एम्प्लॉयर है वो डिडक्ट कर लेगा टीडीएस में, सैलरीज में यूजुअली टीडीएस अप्लाई होता है, बट अगर मान लो कि वो टीडीएस करने के बजाय वो 5,000 अपनी पॉकेट से पे कर रहा है और आपकी सैलरी में से 1 रुपया भी डिडक्ट नहीं कर रहा, 50,000 आपको पूरा मिल रहा है, तो आपकी इनकम जो होगी सैलरी की इनकम वो 50,000 नहीं होगी, 55,000 हो जाएगी, क्योंकि फिर उसमें जो भी टैक्स एम्प्लॉयर ने पे करा है वो भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। इसमें जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इफ़ सैलरी इज़ पेड टैक्स फ्री बाय द एम्प्लॉयर, द एम्प्लॉय हैज़ टू इंक्लूड हिज टैक्सेबल इनकम नॉट ओनली द सैलरी रिसीव्ड बट द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर, ठीक है, कि यानी कि यहाँ पे जो भी पर्सन अगर उसकी सैलरी पे जो भी टैक्स बनता है वो उसका एम्प्लॉयर अगर अपनी पॉकेट से पे कर रहा है अपनी फ्री विल से, ठीक है, और आपकी सैलरी में से अगर वो 1 रुपया भी डिडक्ट नहीं कर रहा, तो वो जितना भी अमाउंट उसने आपकी सैलरी की टैक्स लायबिलिटी को पे करने के लिए लगाया है वो आपकी इनकम में उसको इंक्लूड करा जाएगा, ठीक है। वॉलेंट्री पेमेंट्स, सैलरी परक्यूजिट और अलाउंस मे बी गिवन एज अ गिफ्ट टू एम्प्लॉय येट इट वुड बी टैक्सेबल, ठीक है। सैलरी परक्यूजिट्स और अलाउंसेस ये सब सैलरी की कैटेगरी में ही आते हैं, और अगर आप इसको एज अ गिफ्ट भी देते हो एम्प्लॉय को तब भी वो टैक्सेबल जो है वो सैलरी की तरह ही होगा, ठीक है। अब सैलरी की कैटेगरी में कौन कौन सी इनकम आती हैं, तो सेक्शन 17 सब सेक्शन फर्स्ट में सैलरी की इनकम में सबसे पहले वेजेस आ जाते हैं, ठीक है, वेजेस और एनी एन्युइटी और पेंशन, ठीक है, पेंशन भी सैलरी की कैटेगरी में आ जाएगी, ठीक है। और जो भी एन्युइटी है, एन्युइटी मतलब जो रिटायरमेंट होने पे जो एक लम सम अमाउंट जो मिलता है उसको एन्युइटी कहते हैं, ठीक है। तो वेजेस और पेंशन ये इंक्लूड हो जाती है। एनी ग्रेचुइटी, ठीक है, ग्रेचुइटी यानी कि कोई फंड अगर बनाया गया है, अगर कोई भी
जिसे कह सकते हो कोई जैसे पीपीएफ होता है या कोई ईपीएफ होता है, इस तरह के जो फंड्स होते हैं, ठीक है, कि आपने फंड में सेविंग करी, ठीक है, उसके बाद आपने जब जॉब छोड़ी तो उसका एक लम सम अमाउंट मिलता है, उसको ग्रेचुइटी कहते हैं, ठीक है। एनी फीस कंपनसेशन परक्विजिट्स और प्रॉफिट इन ल्यू और इन एडिशन टू एनी सैलरी और वेजेस, कि सैलरी या वेजेस के अलावा आपको कोई भी परक्विजिट मिल रहा है, ठीक है। परक्विजिट यानी कि मैं बता चुका हूँ कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है, जो भी अलाउंसेस वगैरह होती हैं। एनी फीस कमीशन, ठीक है, कमीशन यूजुअली जो आपके मार्केटिंग से रिलेटेड जॉब्स हैं उनमें कमीशन पे करा जाता है कि आप जितनी सेल करोगे उसके अकॉर्डिंगली आपको कमीशन पे करा जाएगा, ठीक है। तो जो भी कमीशन है, ठीक है, कमीशन और प्रॉफिट्स इन ल्यू और इन एडिशन टू एनी सैलरी और वेजेस, कि अगर वो सैलरी या वेज के अलावा आपका एम्प्लॉयर अपने प्रॉफिट में से भी कुछ भी हिस्सा अगर आपको दे रहा है, ठीक है, तो वो भी सैलरी में आएगा। एनी एडवांस ऑफ सैलरी, ठीक है, अगर कोई एडवांस पेमेंट किया गया है सैलरी का तो वो भी। एनी पेमेंट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पीरियड ऑफ लीव नॉट अवेल्ड बाय हिम, ठीक है, कि अगर एम्प्लॉई को कुछ पर्टिकुलर पेड लीव्स उसको मिली हुई थी, ठीक है, और उसने वो पेड लीव नहीं ली, ठीक है, तो उस पेड लीव को ना लेने के लिए, उस पेड लीव जो उसने नहीं ली उसके लिए उसको कुछ एक्स्ट्रा, जिसे कह सकते हो एक बोनस के तौर पे उसे दिया जाता है, जिसको लीव सैलरी कहते हैं, ठीक है। इसी को हम आगे डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। द पोर्शन ऑफ एनुअल एक्रिएशन टू इन any previous year to the balance of credit of an employee participating in a recognized provident fund to extent it is taxable, ठीक है, कि अगर आपका कोई प्रोविडेंट फंड में कोई अकाउंट है, ठीक है, तो उसी प्रोविडेंट फंड के अकाउंट में जो भी आपके एम्प्लॉयर ने जो भी कंट्रीब्यूशन करा है आपकी ओर से, वो भी आपकी, जिसे कह सकते हो सैलरी की इनकम में इंक्लूड होगा, ठीक है। एच पॉइंट भी उसी से रिलेटेड है, ट्रांसफ़र बैलेंस इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड टू एक्सटेंट इट इज़ टैक्सेबल एंड कंट्रीब्यूशन मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर एम्प्लॉयर टू द अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय अंडर अ नोटिफाइड पेंशन स्कीम, ठीक है। तो जो भी पेंशन स्कीम में अगर आपके एम्प्लॉयर ने कुछ कंट्रीब्यूशन करा है या आपके एम्प्लॉयर ने, देखिए जो प्रोविडेंट फंड होता है, प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, कुछ हिस्सा उसका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा, कुछ हिस्सा एम्प्लॉई कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो जो एम्प्लॉयर जो हिस्सा आपका कंट्रीब्यूट कर रहा है वो आपकी इनकम की तरह टैक्सेबल होता है। या फिर अगर कोई पेंशन फंड है, ठीक है, पेंशन फंड में अगर आपका एम्प्लॉयर अगर कोई भी कंट्रीब्यूशन दे रहा है, ठीक है, आपकी ओर से, तो वो भी आपकी टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगली वीडियो में हम इसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, मैं कोशिश करूँगा सारे कमेंट्स का रिप्लाई करने की। तो तब तब तक के लिए इसको रिवाइज़ करिए कंसेप्ट्स को। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।